स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। 27 सितंबर साल 2004 की बात है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बसी एक झील है, चंद्रताल झील, और इस झील के पास मौजूद समुद्र टापू ग्लेशियर की उस सुनसान घाटी में इस दिन करीबन 14,000 फीट की ऊंचाई पर अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC और इसरो की एक टीम ने अपना रिसर्च कैंप जो था वो लगा रखा था। यहाँ 3 SAC के साइंटिस्ट और 2 जियोलॉजिस्ट, कुल करीबन 5 लोग थे जो कि चंद्रा बेसिन ग्लेशियर के सैटेलाइट डेटा का अध्ययन कर रहे थे। सुबह के लगभग 6:30 और पौने 7 बजे के आसपास की बात बताई जाती है, जब तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी। लोग अपने टेंट से निकलना शुरू हो रहे थे, जो बाकी लोग भी इनके साथ में वहाँ मौजूद थे। तभी उसी वक्त एक पोर्टर ने उसकी नज़र पड़ी, जो कि बाहर अपना काम कर रहा था। उसकी नज़र पड़ती है बर्फ़ से ढकी हुई एक रिज पर एक अजीब सी आकृति, एक अजीब सा दिखने वाला एक सफ़ेद साया आप कह लीजिए, जो उसको वहाँ से उतरता हुआ नज़र आता है। जो डर अचानक उसको लगा और जो हैरानी हुई उसको, उसकी वजह से उसके मुंह से एक चीज़ निकली, एक वाक्य निकला। वो था कि सर, स्नोमैन आ रहा है, स्नोमैन इज़ कमिंग। सब लोग अचानक बाहर आ जाते हैं, बाहर की तरफ दौड़ते हैं। जो साइंटिस्ट थे उनकी भी नज़र उस पर पड़ी। इस समय पर इसरो के सीनियर साइंटिस्ट अनिल कुलकर्णी, जो कि सालों से ग्लेशियर को मैप कर रहे थे, इनके अलावा वहाँ पे जियोलॉजिस्ट भी थे, जैसे सुनील धर साहब, राजेश कालिया साहब। तो ये सभी लोग वहाँ पे उस ओर देखते हैं। जैसे ही वो इस ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करते हैं, ये जो सामने स्ट्रक्चर था वो ना तो कोई इंसान लग रहा था, ना जानवर, और ना ही कोई मैपिंग या वेदर बलून। इस तरह का कोई भी चीज़ वो नहीं लग रही थी। उसकी आकृति समझ में ही नहीं आ रही थी। लगभग करीबन 34 फीट की ऊंचाई उस ऑब्जेक्ट की, जो सामने से दिख रहा था इन लोगों को, ज़मीन से कुछ इंच ऊपर की तरफ हवा में मानो तैर रहा हो, इस तरह का वो लग रहा था। और धीरे धीरे घाटी की ढलान जो थी उस पूरी रिज की, उसके सहारे कैंप की तरफ आते हुए उसको साफ तौर पर देखा जा सकता था। अब ये सारी चीज़ें जब इनके सामने हो रही थी तो ये लोग सब के सब सन्न थे, शौक थे कि आखिर ये है क्या। जब वो थोड़ा नज़दीक आया तो और बेहतर दिखना शुरू हुआ। उसका शेप एक सिलेंडर के आकार का दिखा, जिसके दोनों तरफ बलून टाइप अटैचमेंट लगे हों। जैसे मान लीजिए कि कोई नीचे झुका हुआ एक इंसान है, एक ऐसा शरीर है जो कि दोनों तरफ उसके हाथ हैं। इस तरह का आवाज़ हो रहा था कि जैसे कोई इंसान या कोई रोबोट है जो कि हवा में तैर रहा है, आगे की तरफ आता जा रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पे ये थी सामने सबके, कि अब वो सिर्फ तैर नहीं रहा था, बल्कि इंसान की तरह कदम रख कर आगे चलता जा रहा था। अब ये चलता हुआ इन्हें दिखाई पड़ने लगा। कुछ ही पलों की देरी और उसके बाद वो पहाड़ी के उस टॉप से, उस ऊंचाई से सीधा कैंप की तरफ उतरना शुरू कर देता है। अब ये और नज़दीक इनके आ रहा था, और आ भी इस तरह से रहा था कि कोई उसकी आवाज़ नहीं हो रही थी। कहीं भी उस सुनसान पूरे इलाके में, जहाँ पे कोई भी हल्की सी आवाज़ करता है तो वो सुनाई हर किसी को देती है, लेकिन यहाँ पे उसकी कोई आवाज़ नहीं थी। बिना आवाज़ के वो आगे बढ़ रहा था। सारे साइंटिस्ट जो वहाँ पे मौजूद थे, लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने तुरंत अपने डिजिटल कैमराज निकाले। ये 2004 की बात है। डिजिटल कैमराज निकाले, उसकी तस्वीरें लेना शुरू कर दी। जब वो ऑब्जेक्ट करीबन 50 से 70 मीटर की वो दूरी बताई जाती है, वो फासला बताया जाता है, जब उस फासले पर आया, उस बीच शायद इन साइंटिस्ट की और बाकी जो टीम वहाँ पे थी उनकी एक्टिविटीज़ पर उसकी नज़र पड़ी है, या जो भी चीज़ें उस दौरान हुई हैं उनसे वो देखा गया कि अलर्ट हो गया सडनली। कुछ पल के लिए एक जगह पर एकदम थम जाता है, रुक जाता है पूरी तरह से, और अचानक उसके बाद उसने बिना किसी आवाज़ के लगभग 70 डिग्री के स्टीप एंगल पर वापस रिज की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा तेज़ थीं ऊपर आसमान में। उसकी वजह से कभी उसका कलर जो था वो सफ़ेद दिखता था, कभी अचानक से काला दिखने लगता था, मानो जैसे वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्व कर रहा हो या फिर कभी कभी रिफ्लेक्ट कर रहा हो। थोड़ी देर होती है और थोड़ी देर के बाद वो उस रिज के ऊपर पहुंच जाता है। 1 से 2 बार इन साइंटिस्ट के उस कैंप के ऊपर हवा में मंडराता है, यहाँ से वहाँ चक्कर लगाता है, और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर उठते हुए आखिर में सिर्फ एक छोटी सी सफ़ेद डॉट बनकर आसमान में गायब हो जाता है। अब इसरो और SAC की टीम ने, यहाँ पे उन साइंटिस्ट की टीम ने जो देखा था वो इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। टीम ने यहाँ से सारी तस्वीरें और ऑब्जर्वेशन जो किए थे उन्हें नोट किया। तस्वीरें जो ली हुई थी, बाद में इन फ़ोटोज़ को देखकर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये बलून का क्लस्टर्स लग रहा है, मतलब कुछ कई सारे बलून्स हैं ऐसे जो एक साथ हैं और उनका क्लस्टर ये है यहाँ पे। लेकिन सवाल सामने ये खड़ा था सारे साइंटिस्ट के मन में कि अगर ये सिर्फ हीलियम बलून्स हैं तो क्या ये इतने कंट्रोल तरीके से स्लोप पर चल सकते हैं? क्या इंसान जैसे वॉकिंग मोशन जो है वो दिखा सकते हैं? क्या इतने स्टीप स्लोप पर नीचे आते हुए अचानक से हवा में कैंप के ऊपर इन साइंटिस्ट के होवर कर सकते हैं? तो ये सारे सवाल इन सभी
वैज्ञानिकों के दिमाग में थे। इस इंसिडेंट की जो रिपोर्ट थी इसरो के अंदर सर्कुलेट होना शुरू होती है। इसरो में सर्कुलेट हुई, उसके बाद आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंची, डीआरडीओ के पास पहुंची, डीआरडीओ के स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट एसएएसई के पास में पहुंची, और लोकल जो कुल्लू मनाली में और लाहौल स्पीति के जो अथॉरिटीज़ थी, वो सारी एजेंसीज जो ऊंची जगहों पर, इन सारी जगहों पर काम करती हैं, वहाँ पे स्टडी करती हैं, अध्ययन करती हैं, उन सबके पास में इन फोटोज़ को, इन ऑब्जर्वेशंस को पहुँचाया जाता है। कई सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने जर्मनी, स्वीडन, यूएस जैसे देशों के भी रोबोटिक लैब से पूछा कि क्या दुनिया में कोई ऐसा अनमैन्ड फ्लाइंग व्हीकल है या रोबोट है या ड्रोन है जो कि इस डिस्क्रिप्शन से मिलता हो। कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सिविलियन टेक्नोलॉजी में कुछ भी एग्जैक्ट मैच इसका नहीं मिला। मिलिट्री से भी बात की गई, मिलिट्री जो यूएवीज हैं उनकी पॉसिबिलिटी भी डिस्कस हुई, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो शेप, उसका वॉकिंग मोशन, उसकी ट्रेजेक्ट्री जो थी, ये सबके लिए पहेली बन चुके थे। ये केस बाद में भारत की पार्लियामेंट तक भी पहुंचा। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उन्होंने अपने एक रिटर्न रिप्लाई में जब सवाल पूछा गया कि क्या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था चंद्रताल के पास में, उस पर अपने रिटर्न रिप्लाई में उन्होंने बताया कि इसरो के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम कंफर्म करते हैं कि हाँ, ऐसा एक ऑब्जर्वेशन हुआ था साल 2004 27 सितंबर को, लेकिन ये क्या था, इसका कोई जवाब इसरो के पास भी नहीं है, आर्मी के पास नहीं है, एसएएसई के पास भी नहीं है। अंत में उसे यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा गया। आज भी कुछ लोग इसे वेदर बलून कहते हैं, कुछ लोग फॉरेन स्पाई कहते हैं कि किसी दूसरे देश ने अपना खुफिया एक यंत्र यहाँ पे भेजा हुआ था। कुछ लोग आज ये कहते हैं कि इसे हमारी टेक्नोलॉजी के बाहर की एंटिटी माना जाए क्योंकि हम इसे नहीं समझ पाए, साइंस इसे नहीं समझ पाई। इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन जो भी हो, एक बात पक्की है कि समुद्र टापू और चंद्रताल लेक, चंद्रताल झील के आसपास उस सुबह कुछ ऐसा हुआ जो कि वाकई में विज्ञान के, साइंस के परे था, जिसे साइंस भी पूरी तरह से समझ नहीं सकती थी। साल 2004 के इस इंसिडेंट के बाद चंद्रताल के आसपास यूएफओ साइटिंग्स, अजीब रोशनियों का देखा जाना, अनोखी आवाज़ों का सुनना, इस तरह के छोटे मोटे जो किस्से थे, उनकी कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गईं। काफ़ी लोग इसके बारे में बात करने लगे। कई ट्रैवलर्स यहाँ पे जो आते हैं, जो कैंपर्स आते हैं, ट्रैकर्स आते हैं, वो रात को चंद्रताल लेक के आसपास अपना जो टेंट लगा के बैठते हैं। तो कभी कभी ऐसा ही बताया गया कई किस्सों में कि उन्होंने आसमान में धीरे से खिसकती हुई रोशनियों को देखा है। रिज के पास में जो ऊपर चढ़ाई है, जो ऊपर पहाड़ है, उसके पास में कुछ ऑब्जेक्ट्स उन्हें देखने को मिलते हैं, ऐसा भी वो दावा करते हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहीं, लेकिन चंद्रताल का राज जो है वो सिर्फ 2004 से शुरू नहीं होता है। ये जगह, ये झील जो है अपने साथ बहुत पुराने राज दबाए हुए है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के करीबन 15,000 फीट ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच कुंजुम पास के करीब ये झील, जिसका नाम है चंद्रताल, एक आधे चांद जैसे शेप की झील, सुर्ख नीला पानी, इतना साफ कि बर्फ, पहाड़ और आसमान का हर रंग उसमें आईने की तरह दिखता है। दिन में अगर इस झील को आप देखें तो किसी पोस्ट कार्ड के जैसी लगती है, एक सुंदर पोस्ट कार्ड, और रात को चांदनी पड़ते ही ऐसा महसूस होने लगता है जैसे चांद खुद इस झील में स्नान करने के लिए, नहाने के लिए उतर आया हो। लेकिन ये सिर्फ एक झील नहीं, सदियों से चली आ रही कहानियों, कल्पनाओं, धारणाओं, देवताओं और यहाँ तक कि जलपरियों के अस्तित्व का सवाल खड़ा करते किस्सों का संगम भी है। चंद्रताल अपने साथ काफ़ी सारी कहानियाँ समेटे हुए है। तो ये जो चंद्रताल, ये जो नाम है, मून लेक आप इसको कह सकते हैं, ये नाम ही इस झील को उसके चांद से जो उसके ताल्लुक़ हैं, जो रिश्ते हैं, उनके बारे में बता देता है। लोग मानते हैं, ऐसा मान्यता है कि चंद्रताल का जो खूबसूरत एक पानी है वो इतना पवित्र है कि पुराने इतिहास में एक कथा है जिसमें इसका वर्णन होता है। दरअसल चंद्रदेव से जुड़ी एक कथा है। यहाँ पे कहा जाता है कि पुराने युगों में जब चंद्रदेव की रोशनी धीमी पड़ने लगी थी, उनकी ठंडक जो है वो कम हो गई थी, तब चंद्रदेव ने धरती पर एक ऐसा स्थल ढूंढा था जो उनकी कला को, जो उनकी शक्ति को वापस ला सके। और तब उसी समय पर उनकी नज़र पड़ी थी लाहौल स्पीति के बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के बीच इस खूबसूरत झील के ऊपर। इससे पवित्र होकर यहाँ पे जो चंद्रदेव थे वो यहाँ पे आए, उन्होंने स्नान किया, पवित्र हुए। उसके बाद चंद्रदेव के पास में जो उनकी खोई हुई शक्ति थी, या कहें कि जो साफ पानी का स्पर्श जब उन्हें हुआ, तो उसके बाद जो उन्हें उनकी चमक वापस, खोई हुई चमक थी, वो वापस मिल गई। ये सारी एक कहानी यहाँ पे जुड़ी हुई है। सबसे पुरानी कहानी जो बताई जाती है चंद्रताल से रिलेटेड। इसके बाद अगली कहानी आती है महाभारत युग की। महाभारत युग से जुड़ी हुई एक ऐसी परंपरा इस झील को और ज़्यादा पवित्र बना देती है। यहाँ पे बताया जाता है एक कथा के अनुसार कि कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद में जब पांडवों की जो स्वर्ग यात्रा थी उसकी शुरुआत हुई, उस समय उस यात्रा के अंत में सिर्फ युधिष्ठिर बचे थे।
तब युधिष्ठिर का जो अंतिम पड़ाव था वो चंद्रताल के आसपास का था। वो यहीं पर कहीं आसपास में मौजूद थे जब वो अकेले उस समय पर पड़ चुके थे। तब इंद्रदेव अपने दिव्य रथ पर यहीं पर उन्हें लेने के लिए आए थे और इसी जगह पर उन्होंने यहाँ से अपनी मानव जो यात्रा थी वो समाप्त की थी युधिष्ठिर ने। उसके बाद देवलोक की यात्रा शुरू की थी। तो ये वो भी पड़ाव माना जाता है महाभारत युग का। इससे जुड़ी एक और कहानी ये भी है कि चंद्रताल का पानी इतना पवित्र है कि देवराज इंद्र जो थे उन्होंने भी यहाँ पे आके स्नान किया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उस समय के काल से जुड़ी हुई चंद्रताल के मायने से बताई जाती हैं। आज भी यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो आसपास के निवासी हैं, वो सारी इन मान्यताओं को मानते हैं और कहानियों को मानते हैं। और वो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि रात के वक्त में, खासकर पूर्णिमा पर, चंद्रताल एक अलग ही दुनिया बन जाता है। ये झील परियों का घर मानी जाती है। यहाँ कई सारी परियां आती हैं। पूर्णिमा की रात पे परियां जो हैं आसमान से उतरकर झील के ऊपर आती हैं और ये सारी कहानियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं लोगों के बीच में। ऐसी ही एक कहानी प्रसिद्ध है एक जलपरी और एक बकरी चराने वाले शख्स की। बहुत सालों पहले की बात बताई जाती है। एक पहाड़ी पर एक गडरिया जो कि बकरियां चराते हैं, अपने पालतू जो उसके जानवर थे उनको लेकर रोज़ की तरह यहाँ चंद्रताल के आसपास आया करता था। एक रोज़ उसे यहाँ पे आने के बाद में झील के किनारे पर पानी के अंदर से एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। जब उसने देखा तो यहाँ एक खूबसूरत जलपरी जो थी वो उभर कर आ चुकी थी उसके सामने। अब यहाँ इन दोनों की जब मुलाकात हुई पहली बार तो ये सिलसिला कई दिनों तक आगे चलता रहा। जो गडरिया था, जो बकरियां चराने वाला था, वो कई बार यहाँ पे चंद्रताल पे आता था। उस जलपरी से उसकी मुलाकात होती थी। लेकिन इस मुलाकात के बीच में सिलसिला जब आगे बढ़ा तो दोनों के बीच में जो एक प्यार था वो जब बढ़ने लगा, यहाँ गडरिया उस जलपरी से एक बात छुपा रहा था कि वो असल में शादीशुदा है पहले से, और वो एक डर से ये बात नहीं बताता था। लेकिन इसके बाद जो कथाएं बताई जाती हैं उन कथाओं के मुताबिक या तो उस गडरिया की खुद उस जलपरी से बात करते में खुद ही ज़बान फिसल गई, या फिर किसी दूसरी तरह से उस जलपरी को ये बात पता चल गई कि ये शादीशुदा है और इसने ये बात मुझसे छुपाई है, झूठ बोला है। इसके बाद बताया जाता है कि वो गडरिया कभी भी उस जलपरी को दोबारा देख नहीं पाया। वो हमेशा के लिए उस पानी में चंद्रताल के कहीं गायब हो गई। अब हालात ये हुए कि वो गडरिया रोज़ यहाँ पे आता था चंद्रताल के किनारे, लेकिन उसे यहाँ कोई मिलता नहीं था। वो जलपरी भी नहीं मिलती थी। कुछ दिन वो वहीं पे रहने भी लगा। चंद्रताल के किनारे पर ही वो रहता था और आखिर में जब उसका अंत आया, जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने पर आई, तो वहीं पे उसी किनारे पर उसकी मौत हो जाती है। इसी कहानी के बेस पर लोकल लोग जो हैं वहाँ के ये कहते हैं, ये बताते हैं कि आज भी कुछ लोगों को अक्सर एक आदमी वहाँ पे, एक गडरिया वहाँ पे दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है। अब ये कितना सच है कितना झूठ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कई सारी कहानियाँ आपने भी सुनी होंगी इस तरह की। जलपरी के बारे में ये बताया जाता है, ये माना जाता है कि वो अब भी उसी झील में है, उसी झील में बसती है। और कहा जाता है ये भी कि वो इस समय पर जो अनमैरिड शख्स होते हैं, जो मेल हैं, अनमैरिड मेल, वंस इन अ ब्लू मून उन्हें अपनी झलक देती है, उन्हें कभी दिखाई पड़ती है यहाँ पे चंद्रताल के आसपास। यहाँ तक कि कुछ किस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि अकेले जो ट्रैकर्स हैं, मेल ट्रैकर्स, जो आदमी यहाँ पे आते हैं चंद्रताल के पास में, अगर यहाँ पे रात में गुजर रहे हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें नोटिस की गई हैं कि उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो उनके पास में, उनके बैग में होती हैं या उनके पॉकेट्स में होती हैं, वो गायब हो जाती हैं। तो इस तरह की बात भी चंद्रताल से जुड़ी हुई है। अच्छा, इसके अलावा चंद्रताल से एक और कथा भी सामने आती है जुड़ी हुई, चंद्रा और भागा की। दरअसल चंद्रा जो कि चंद्रदेव की बेटी थी और भाग सूर्यदेव के बेटे, दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। लेकिन उनके जो पिता थे यानी सूर्य और चंद्रदेव, ये दोनों इस रिश्ते को मानने से इनकार कर रहे थे, मंजूर नहीं थे। इन दोनों ने सोचा कि वो जब विरोध इतना बढ़ता गया तो दोनों ने सोचा, चंद्रा और भागा ने एक फैसला लिया कि हम अपने पिताओं के इच्छा के खिलाफ जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो बारालाचा, ये जो आप आज के समय पे नाम से जानते होंगे, बारालाचा पास जो जगह है, यहाँ पे आके वो दोनों मिलेंगे और इसके बाद यहाँ से आगे अपना जीवन शुरू करेंगे। कथा के मुताबिक ये बताया जाता है कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। जिस दिन वो निकले थे यहाँ पहुँचने के लिए बारालाचा पास पे, यहाँ पहुँच नहीं पाए। और उसके बाद चंद्र ने अलग से एक दूसरी दिशा में जाकर और भाग ने अलग से दूसरी दिशा में जाकर, चंद्रा ने अपना चंद्रताल बनाया, भागा ने अपनी तपस्या से सूर्यताल को, सूरजताल जो है वहाँ पे, उसको जन्म दिया। इन दोनों ही झीलों ने दो नदियाँ यहाँ से निकाली। चंद्रताल ने चंद्र नदी निकाली और सूर्यताल ने भाग नदी निकाली। ये दोनों नदी टांडी नाम की जगह पे जाके मिलती थी और तब उस समय पर इसे चंद्रभाग
कहा जाता था, चंद्रभागा नदी, यानी दोनों का, चंद्रा और भाग का एक संगम जिसे आप कह सकते हैं। तो चंद्रभागा इसको इस टाइम पे कहा जाता था, लेकिन इसके बाद ये आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की तरफ भी बढ़ती गई ये नदी। यहाँ से आने वाला जब और समय बीता, पर्शियन प्रभाव आया भारत के ऊपर, तो इस नाम को चंद्रभागा से चेनाब कर दिया गया। जो आज चेनाब नदी आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा इस नाम को। तो उस चेनाब नदी की एक तरह से हिस्ट्री जो है वो इस तरह की बताई जाती है, जो उसका जो एक मैथोलॉजिकल, अगर आप उस पैमाने पर सोचें तो ये भी कहानी उससे निकलकर सामने आती है कि चेनाब का नाम चंद्रभागा था, और चंद्रभाग जो है वो ये कहानी है चंद्रा और भागा की, जो कि चंद्रताल से जुड़ी हुई है। चंद्रताल दरअसल दोस्तों अपने आप में ही एक अलग जगह है। अगर आप देखें तो लाहौल वैली में, स्पीति के बॉर्डर के पास में, कुंजुम पास से कुछ ही दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर एक झील जो कि पूरी तरह से खाली, वहाँ पे मतलब कई बहुत दूर दूर तक देखा जाए तो ना कोई गांव है, ना कोई शहर है, पत्थर, बर्फ और हवा और ये सारी कहानियाँ वहाँ पे फिरती रहती हैं, तैरती रहती हैं। इसी सुनसान माहौल ने इस झील को और भी ज़्यादा राजदार बना दिया है समय के साथ में, और ज़्यादा रहस्यमयी बना दिया है। आज की डेट में अगर आप देखें तो चंद्रताल ऐसा नहीं है कि लोग जाते नहीं हैं। कई सारे ट्रैकर्स हैं जिनकी ड्रीम डेस्टिनेशन होती है चंद्रताल के, वो वहाँ पे जाके ट्रैकिंग करें। फोटोग्राफर्स है तो उनके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैनवास की तरह चंद्रताल सामने आता है कि जहाँ पे आसमान और ज़मीन एक फ्रेम में आ जाते हैं। कोई इस जगह को युधिष्ठिर की जो स्वर्ग यात्रा थी उसके तरह याद करता है जब वो उस रथ से इंद्रदेव के स्वर्ग गए थे। कोई इस जगह को इंद्र के उस पवित्र स्नान की तरह याद करता है। कोई इसे याद करता है चंद्रा और भागा की कहानी से, कोई जलपरी की कहानी से। लेकिन आज के समय जो इंसिडेंट सबसे ज़्यादा क्रेडिबल जो समझ में आता है, जो दिखता है और जिस पे ध्यान देने लायक इंसिडेंट उस तरह से है ये, वो है साल 2004 का वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट केस। कि आखिर वो केस क्या था जिसने सदियों पुरानी सारी कहानियों को एक बार फिर से जीवित कर दिया था चंद्रताल के आसपास की। तो चंद्रताल से जुड़ा हुआ ये रहस्य जो है, इसके बारे में आज आपको सारी एक एक जानकारी इस झील की, इसके आसपास की, इससे जुड़ी कहानियों की, कल्पनाओं की, धारणाओं की बता दी है। आपको एक 2004 का जो केस बताया है वो भी यहीं का है। फोटोज़ आपके लिए अटैच कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या आप समझते हैं इस झील के बारे में, क्या आपकी राय है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि आखिर क्या इसके पीछे कोई रहस्य है या सिर्फ ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, बनाई हुई कहानियाँ हैं, या असल में ऐसी कोई चीज़ है चंद्रताल के पास। और अगर आप वहाँ गए हैं, आपका पहचान में कोई गया है, तो बिल्कुल उनसे पूछ के ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे। आपके कमेंट का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।